अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। फसलों और खलिहानों में आग लगने की समस्या और बचाव के उपाय। चॉकलेट खिलाने से बढ़ेगा पशुओं का दूध उत्पादन। किसान भाइयों, रबी की अधिकांश फसलें परिपक्व अवस्था में अभी खेतों में ही खड़ी हैं और इस समय बढ़ते तापक्रम, बिजली के तारों और मानवीय भूल चूक के कारण फसलों में आग लगने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत और लागत राख हो जाती है। इसलिए किसानों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम। किसान भाइयों जोहार। अप्रैल का महीना है और आप देख रहे हैं कि गर्मी जो है दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रही है। साथ साथ आपके जो फसल है वो भी खेत में पक कर तैयार है। या तो आप उसे काटने की सोच रहे हैं या नहीं तो काट करके उसको खलिहान में जमा कर चुके हैं और इस इंतज़ार में है कि उसकी दौनी करें। दोनों हालत में आपके फसल का बचाव होना बहुत ही ज़रूरी है। और बचाव किससे होना है? जैसा कि आप जानते हैं इस गर्मी में आपका जो फसल है वो बहुत अच्छे तरह से सूखा हुआ है, मतलब उसमें नमी बिल्कुल ही नहीं है। और जब नमी नहीं है तब क्या होगा कि अगर हल्की सी भी कहीं से चिंगारी, चाहे वो आपने स्वयं लगाई हो चाहे आपके किसी पड़ोसी ने लगाई हो, अगर वो मिलती है तो क्या होगा, आपका जो भी मेहनत 4 महीने का है, रबी में जितना भी मेहनत किया है आपने, वो सब जल के वहीं पर राख हो जाती है। कृषि महकमे की बात करें तो इनके अनुसार हर साल सैकड़ों एकड़ की फसल आग की भेंट चढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के खुले हुए तार हैं। ये जर्जर तार गर्मी और तेज हवा चलने पर टूट जाते हैं और इससे निकलने वाली चिंगारियों से फसल में आग लग जाती है। इसी प्रकार फसलों में पानी के पंप, ट्रांसफार्मर और थ्रेसिंग के कारण भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे न केवल फसलें जलकर खाक हो जाती हैं बल्कि इसके साथ ही किसानों की साल भर की कमाई भी डूब जाती है। किसान भाइयों को इस प्रकार की आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही तैयार और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण भी फसलों में आग लग सकती है। ऐसा देखा जा रहा है कि अभी आगजनी की समस्या जो है पूरे देश में, खास करके किसानों के खेत में, खलिहान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम थोड़ा सा इनके माध्यम से ये चर्चा करना चाहेंगे कि क्या हम कर सकते हैं ताकि ये जो चिंगारी है ये ज़्यादा ना फैले
और किसान को जो नुकसान है वो कम से कम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम में से सारे किसान, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। पहली बात तो मैं उनसे ये आज मैं अनुरोध करूंगा कि धूम्रपान आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो होता क्या है कि धूम्रपान करने के लिए जब आप माचिस जलाते हैं तो उसको जो है आप बिना किसी देखे हुए कहीं से आप गुजर रहे हैं और उसको आप फेंक देते हैं और वो खेतों में चला जाता है और क्या होता है कि आग पकड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा क्या है कि खेत में आसपास में अगर महुआ का पेड़ है तो महुआ चुनने के लिए क्या करते हैं किसान भाई, जिस एरिया में महुआ का पेड़ है वहाँ पर थोड़ा सा जला देते हैं। जला इसलिए देते हैं ताकि उनको महुआ चुनने में आसानी हो। तो जला तो देंगे आप, लेकिन होता क्या है कि जलाने के बाद आग उनके काबू से बाहर हो जाती है, यानी आग बेकाबू हो जाती है और पूरा खेत जो है जलकर ख़त्म हो जाता है। दो तो ये हुआ। तीसरा, अक्सर आपने देखा होगा कि खेत के ऊपर से आपका जो बिजली विभाग का जो तार है जिससे आप मोटर चलाते हैं या आपके घरों में जो बिजली जलती है या जो कोई भी बिजली का उपकरण जो चलाते हैं उसके जो तार होते हैं वो खेतों के ऊपर से या उसके आसपास से गुजरते हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर इसमें कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए तो क्या होगा? अक्सर ये देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आपके खेतों में आग पकड़ती है और खेतों के बाद वो दूसरे वाले खेत, तीसरे वाले खेत, चौथे वाले खेत, इस तरह से बढ़ते चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिजली विभाग का आप नंबर ज़रूर अपने पास रखें कि अगर किसी भी इमरजेंसी में अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगता है तो बिजली विभाग को तुरंत फ़ोन करके ये बताएं कि ऐसा है, हमारे इस जगह पे खेत है, वहाँ पे आग लग चुकी है, आप अपना जो भी उचित कार्रवाई है करें। वो लोग बिजली का कनेक्शन काटेंगे या कुछ इस तरह का। फसलों को आग से बचाने के लिए काटी गई फसलों को ऐसी जगह रखें जहां पर बिजली तार या ट्रांसफार्मर ना हो। खलिहान में हमेशा पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। फसलों की कटाई गहाई करते समय धूम्रपान न करें। ट्रैक्टर से निकलने वाली चिंगारियों से फसलों को दूर रखें। खेतों में सिंचाई पंप का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कभी शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग के कारण भी आग लग सकती है। फसल में आग लगने पर जल्द से जल्द बिजली के दफ्तर में फोन कर सप्लाई बंद करने को कहें। पेड़ों की हरी डालियों से आग बुझाने का प्रयास करें। फसल में आग लगने पर मिट्टी और बालू डालें। अपने घर पर अग्निशामक सिलेंडर रखें और आग लगने की दशा में उसका प्रयोग करें। आग लग जाने पर तुरंत अपने नजदीकी अग्निशमन कार्यालय में सूचना दें। तीसरा जो सबसे और महत्वपूर्ण है वो है आपके नज़दीक का जो थाना, पुलिस थाना। इस पुलिस थाने में भी आप दर्ज कराएं शिकायत कि आग लग चुकी है। थाने वाले भी कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आग के से जो नुकसान है वो आपका कम से कम हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। खेत में फसलों के बीच खाई खोद कर आग को दूसरे खेतों में फैलने से बचाएं। खेत का खरपतवार तब तक न जलाएं जब तक आसपास दूसरे की सूखी फसल खड़ी हो। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों और सतर्कता को बरतते हुए आप फसलों में आग लगने वाली घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम। पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन मिल सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हरे चारे और दाना मिश्रण पशुओं को खिलाते हैं। फिर भी कई बार पशुओं में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण इनका दूध उत्पादन कम होने लगता है। इसी समस्या को देखते हुए पशु विशेषज्ञों ने पशुओं के आहार में इन तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए मिनरल वट्टिका को बनाया है। तो क्या है ये मिनरल वट्टिका, इसे किसान कैसे बनाएं, इस बारे में बता रहे हैं रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुबोध कुमार।
आज मैं आपको यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं और हिंदी में उसको हम पशु चॉकलेट कहते हैं, माने जानवरों के लिए चॉकलेट। तो ये जानवरों के लिए जो चॉकलेट जो हम बनाते हैं इंग्लिश में, जिसको हम यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं, ये किस तरह से फ़ायदेमंद है। इसको हम सीधे तौर पे कह सकते हैं फीडिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी। फीडिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी का मतलब है जब जानवरों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो उस समय हम जो है सो एक पशु चॉकलेट जो है हम के रूप में यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक बनाकर और इसका संचय कर सकते हैं कि जब भी मतलब कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आए तो ये पशु चॉकलेट जो है हम जानवरों को दें। पशु चॉकलेट यानी कि मिनरल बट्टिका को मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। ये दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। तो पशु चॉकलेट की महत्ता बहुत है। पशु चॉकलेट बनाते कैसे हैं, पशु चॉकलेट की उपयोगिता क्या है। पशु चॉकलेट बनाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, सीधा सीधी ऐसे कहते हैं, पशु चॉकलेट में क्या होता है, यूरिया, मोलासेस और मिनरल, तीन चीज़ की प्रमुखता होती है। तो यूरिया जो है नाइट्रोजन का सोर्स है, जो प्रोटीन का सोर्स है। मोलासेस जो है सो ऊर्जा का स्रोत है। मिनरल जो है सो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब चयापचय शक्ति को वो बढ़ाता है। यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही यूरिया के धीमी गति से अंतर्ग्रहण से जैव प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। पशु चॉकलेट बनाने के लिए आपको हम एक थंब रूल बताते हैं। जैसे कि 100 केजी हम मटेरियल तैयार करते हैं, तो 100 केजी में हमको लगभग 40 से 45% उसमें सीरा डालना है, गन्ने का सीरा। उसके बाद 10% के करीब हमको सोयाबीन का खल्ली डालना है, 10% के करीब चोकर डालना है, उसमें 1% के करीब हमको नमक डालना है, उसमें 5% के करीब हमको बेंटोनाइट डालना है, जो कि सीमेंटिंग मटेरियल है। अब जो है सो मेनली हम जोर दे रहे हैं मिनरल मिक्सचर पे है। तो मार्केट में रेडीमेड मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियों का मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है। लेकिन उसमें देखना क्या है, उसमें देखना है कि जो मिनरल मिक्सचर हम खरीद रहे हैं उसमें 36% कैल्शियम और 18% के लगभग हमारा फास्फोरस है कि नहीं है। और जो सीमेंटिंग मटेरियल है बेंटोनाइट, वो बेंटोनाइट भी मार्केट में अवेलेबल है, और बेंटोनाइट कुछ नहीं है, वो सीमेंट में मिलाया जाने वाला तत्व है। ये सारा मटेरियल जब हम जुगाड़ कर लेंगे, जैसे सीरा, पहले तो सीरा जो है एक बेसिक जो है हमारा सीरा मिलाएंगे किस में, तो जो हम सोयाबीन का खल्ली और चोकर वगैरह यूज कर रहे हैं, सीरा हम उसमें मिलाएंगे। तो सीरा को हमेशा वो गर्म करके, वो गर्म करने के बाद जो है सो वो पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म होने के बाद सीरा को जो है हम चोकर और खल्ली वगैरह में मिलाएंगे, और फिर उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाएंगे, अलग से नमक घोल के उसमें मिला लेंगे, फिर बेंटोनाइट मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में आएगा। और उसको फिर हम ईंट के खांचे में अच्छे से प्रेस करके, और उसको जो है बहुत ढंग से कंप्रेस करने के बाद एक मशीन भी आता है जो जिससे मतलब कि अच्छे से वो कंप्रेस हो जाता है पैर के दबाने से। वो मशीन मार्केट में अवेलेबल है, जो पशु चॉकलेट के IVRI का वो पेटेंट है। जो पशु चॉकलेट जो है सो IVRI का पेटेंट है, और वो मशीन भी IVRI का पेटेंट है, जो मार्केट में आपको मिलता है, जिससे हम मतलब वो चॉकलेट जो है बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में, मतलब उसको प्रेस्ड फॉर्म में हम जो है ईंट की ढांचे में ढाल लेते हैं। यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक, जिसे किसान पशुओं का चॉकलेट और मिनरल बट्टिका आदि के नाम से जानते हैं, इसे पशुओं के आहार में कैसे सम्मिलित करें और इस बट्टिका को कितनी मात्रा में पशुओं को कब दें, चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। जानवरों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें जब हमारे पास जब भी मतलब कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आए तो ये पशु चॉकलेट जो है हम जानवरों को दें। और इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम पशु को ये चॉकलेट दें तो वो चॉकलेट जो है सो धीरे धीरे चाटे, ना कि अब जिस दिन चॉकलेट दिए, एक चॉकलेट लगभग उसके नाद में 1 सप्ताह तक चलता है। तो जो
मिनरल की जो उपयोगिता है धीरे धीरे, जैसे खनिज लवण जो है सो धीरे धीरे उसको मिलता है। अगर हम सीमेंटिंग मटेरियल नहीं देंगे तो क्या होगा कि एक ही दिन में वो पूरा चॉकलेट खा जाएगा, जिससे क्या होगा कि यूरिया उसके बॉडी में ज़्यादा चला जाएगा और जानवर जो है जानवर के लिए हानिकारक होगा। तो वो पशु चॉकलेट है जो खाने में हम एक दे देते हैं नाद में और वो धीरे धीरे उसको चाटते रहता है और सप्ताह भर में वो ख़त्म हो जाता है। तो जितना भी खनिज लवण की जो उपयोगिता है वो बॉडी में जो उसका रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलता है। इसका प्रयोग आप सभी पशुओं के लिए कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बट्टिका पशुओं को दे सकते हैं। दूध दोहने के समय या सुबह शाम के समय पशुओं को मिनरल बट्टिका खिलाना लाभप्रद होता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अगले 2 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं, अरहर एवं मक्का की फसल की कटनी एवं दौनी का काम प्राथमिकता देकर करें। गेहूं एवं मक्का के दानों को अच्छी तरह से धूप में सुखाने के बाद उसका सुरक्षित जगह पर भंडारण करें। रबी फसल की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों की गहरी जुताई कर खेतों को खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य के प्रकाश से मिट्टी में छुपे कीड़े, उनके अंडे, प्यूपा, लार्वा एवं घास के बीज आदि नष्ट हो सकें। कीट नियंत्रण के लिए बसंतकालीन गन्ने तथा गर्मा फसलों पर कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाओं का व्यवहार करें। हरे चारे के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा तथा लोबिया की बुआई करें। भिंडी के फल में फल एवं प्रभेदक कीट की निगरानी करें। इस कीट के पिल्लू भिंडी के शीर्ष प्रभ, पुष्प एवं फल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले कीट ग्रसित पौधों के भाग एवं फलों को तोड़कर खेत में गड्ढा कर दबा दें। इसके साथ ही मेलाथियान 50 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। बसंतकालीन मक्का, पिछात बोई गई रबी मक्का, प्याज, सब्जियों एवं चारा वाली फसलों में सिंचाई शाम के समय करें। ध्यान दें कि सिंचाई करते समय हवा की गति कम हो। लत्तर वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, कद्दू, खीरा आदि में लाल भ्रंग कीट से बचाव के लिए डाइक्लोरोबॉस 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। लीची के पेड़ में फल वेदक कीट के शिशु जो उजले रंग के होते हैं, यह फलों के डंठल के पास फलों में छेद कर प्रवेश कर जाते हैं, जो कि अंदर ही अंदर गूदों को खाकर फल की क्वालिटी खराब कर देते हैं।
इस कीट की रोकथाम के लिए लीची के पत्तों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफास 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप कार्बारिल 50% घुलनशील पाउडर 20 ग्राम को प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अप्रैल माह में 15 दिनों के अंतराल पर प्रति पेड़ की दर से 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवाओं का छिड़काव हमेशा साफ मौसम रहने पर ही करें। मूंग और उड़द की फसल में सघन रोमों वाली सुंडी की निगरानी करें। यह कीट मूंग एवं उड़द के पौधों के कोमल भागों को विशेषकर पत्तियों को खाती है, जिससे पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है, साथ ही उपज में काफी नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियान 50 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। हल्दी एवं अदरक की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। 15 मई से किसान हल्दी एवं अदरक की बुआई कर सकते हैं। ओल की फसल की बुआई शीघ्र संपन्न करें। रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि ओल के कंद बड़े हों तो उन्हें काट कर लगाएं, जिसका वजन लगभग 250 से 500 ग्राम हो। गर्मी को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने दुधारू पशुओं को छायादार स्थान पर बांधें, साथ ही उन्हें पीने के लिए स्वच्छ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। और आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बेलवा, जिला किशनगंज के अभिषेक मिश्रा ने। आपने गुलाब की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। राजा गुलाब यह प्रकृति प्रदत्त एक अनमोल फूल है। इसकी आकर्षक बनावट, सुंदर आकार, लुभावना रंग के कारण इसे अधिक पसंद किया जाता है। इसके फूलों का उपयोग पुष्प के रूप में फूलदान सजाने, कमरे की भीतरी सज्जा, गुलदस्ता, गजरा, बटन होल बनाने के साथ साथ गुलाब जल, इत्र और गुलकंद बनाने में किया जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में गुलाब की फसल भी रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसल पर अधिक रोग का प्रकोप होने पर फूलों का उत्पादन कम हो जाता है। यदि किसान गुलाब की फसल में लगने वाले रोगों की सही पहचान कर समय पर नियंत्रण कर लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के फूलों का उत्पादन मिलता है। गुलाब की फसल में लगने वाला एक मुख्य रोग है डाईबैक या शीर्षारंभी क्षय रोग। यह कवक जनित प्रमुख रोग है। यह पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर आता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ते जाते हैं और पौधा सूख जाता है। कवक के अलावा यह रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अनुचित सिंचाई, जल निकास और सूर्य की रोशनी के अभाव में भी होता है। रोग का प्रबंधन: डाईबैक रोगग्रस्त शाखा को काटकर अलग कर दें। जब कटाई छटाई करें तो कटे हुए भाग पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। किसी वजह से पेस्ट न बन पाने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे रोग की रोकथाम हो जाएगी। पाउडरी मिल्ड्यू रोग: यह एक फफूंद जनित रोग है जो शीतल और शुष्क मौसम में उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले यह रोग पौधे की पत्तियों पर दिखाई देता है तथा बाद में पौधे के दूसरे भागों पर भी फैल जाता है। पौधे की पत्तियों पर दोनों सतहों पर सफेद पाउडर जैसी परत जम जाती है। तनों पर साथ ही साथ कलियों पर भी रोग होने पर फूल नहीं खिलता, पत्तियां झड़ने लगती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है।
रोग नियंत्रण के उपाय। सल्फर 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या मैंकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। पत्ती धब्बा रोग, इस रोग द्वारा फसल की अत्यधिक हानि होती है। इसमें पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्ती और शाखाओं पर दिखाई देते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। पौधे का वृद्धि विकास रुक जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय। रोगग्रस्त शाखा पत्तियों को काटकर जला दें। इसके बाद मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल से करके इस रोग को रोका जा सकता है। श्याम वर्ण रोग, एंथ्रेकनोज, इस रोग के लक्षण पर्ण शिराओं, पत्तियों, वृंतों और तनों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों और तनों पर विक्षत भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इनके चारों ओर लाल भूरे रंग की उभरी हुई संरचना बन जाती है। इससे फसल की बढ़वार रुक जाती है, फूलों का उत्पादन कम हो जाता है। रोग नियंत्रण, फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर फफूंदनाशी दवा मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करके किसान भाई गुलाब की फसल को रोगों से बचाकर अच्छी गुणवत्ता के फूलों की अधिक उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।